To my dear students, welcome back to Atmiya Green School. Today I start with standard 9th. That is chapter history, chapter 4. Let me see whether we had finished with this lesson or not. No. Okay, that is we start with history chapter 4, forest, society and colonialism. Okay, we had done about Javas. Okay, that is forest transformations in Java, the woodcutters of Java. Now we start with the next topic, that is Dutch scientific forestry. In the 19th century, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forest. अभी इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने न्यू एक्ट इंसेप्ट किया था, और इन 19th सेंचुरी जब डच राज करते थे, दे ऑल्सो इनेक्टेड न्यू फॉरेस्ट लॉज इन जावा. ओके, इन जावा में जब डच पीपल राज करते थे जावा को, that is Indonesia, restricting villagers access to forest. ओके, कुछ वहाँ पे भी ऐसे रूल्स थे जैसे ब्रिटिशर्स ने इनेक्ट किए थे इंडिया में कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड विलेजेस होंगे. ओके, वो फॉरेस्ट के आसपास तभी रह सकते हैं जब वो फ्री सर्विस दे, ब्रिटिशर्स को फ्री में काम करें. ओके, एंड ट्रांसपोर्टेशन उनका फ्री हो, आगे मार्केट में ले जाने आना सब कुछ फ्री हो, और उनको वेजेस देते भी थे तो बहुत ही लो, अव्वल तो नहीं देते थे और देते भी थे तो बहुत लो. सो काफ़ी लोग तो वैकेंट होके चले गए विलेजर्स से, लेकिन जिन्होंने सोचा कि चलो कुछ तो हमें पैसा मिलेगा या कुछ तो काम होगा या हमारा घर होगा, तो दे एक्सेप्टेड द लॉज ऑफ ब्रिटिशर्स. सेम जावा में भी वही था, डच ने भी वही रूल एक्सेप्ट किया था कि जो विलेजर्स उनके लिए काम कर सकते दे कैन स्टे, बाकी दे कैन वैकेंट दीज फॉरेस्ट एरियाज. लेकिन वो सब फॉरेस्ट इनहेबिटेंसी थे, इतने सालों से वो फॉरेस्ट में रह रहे थे, वहीं उनका ही खाना पीना, एनिमल्स को मार के खाना, मतलब उनकी लाइफ ही फॉरेस्ट लाइफ थी. तो वो अगर फॉरेस्ट से दूर चले जाएंगे तो वो करेंगे क्या? This law permitted use of forest wood only for specified purposes from specific forest under close supervision. ओके, और फॉरेस्ट एरियाज़ के किनारे जो विलेजर्स रहते थे उनको यही रिस्ट्रिक्शन था कि वो अगर वुड काटते हैं तो कोई पर्पस होना चाहिए, लीगली एकदम मजबूत पर्पस होना चाहिए, और वो भी स्पेसिफिक फॉरेस्ट से जहाँ पे वुड काटने की इजाज़त दी जा रही वहीं से काट सकते हैं, और काटेंगे भी तो अंडर क्लोज सुपरविजन. कितना काट के गए आज, क्यों काटा है, ओके, कहाँ लेके जा रहे हो, किस पर्पस के लिए लेके जा रहे हो, पूरी इंक्वायरी होती, तो दैट वो अंडर क्लोज सुपरविजन. विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विथ हॉर्स कार्ट्स और कैटल. जो विलेजर्स डच पीपल का कहना उनके लूज को इनेक्ट नहीं करते थे उन्हें पनिश किया जाता था. जो चोरी छुपे जंगलों में जाकर वुड को काटते थे उनको पनिश किया जाता था. और जो फॉरेस्ट रोड्स का यूज़ करते थे अपने मतलब के लिए, मतलब कि जो शेफर्ड है वो जो काउ बॉय है वो रेयरिंग के लिए लेके जा रहा है, या तो फिर वो अपने हॉर्स कार्ट्स और कैटल चला रहे हैं. In 1882, 280,000 sleepers were exported from Java. Okay, sleepers यानी that is जो ट्रेन के रेलवे ट्रैक के ऊपर यूज़ होती है ना लकड़ी के, so that was exported from Java. However, all these required sleepers बनाने के लिए कितना ट्रीज चाहिए, फॉरेस्ट को कट करके, ट्रीज को कट करके
जो मोटे मोटे लॉग्स होते हैं उनको एलिफेंट के ज़रिए उठाया जाता है, और कितने स्लीपर्स है वो जो ट्रैक्स के ऊपर नहीं लेके जाते हैं जिस पे ट्रेन पास होती है, that was exported from Java, were exported from Java. However, all this required labor to cut the trees, transport the logs and prepare the sleepers. The Dutch imposed rents on land being cultivated in the forest. और जो लैंड कल्टीवेट की जा रही है फॉरेस्ट में बाय द विलेजर्स, ओके, तो डच उन पे रेंट्स इम्पोज करते हैं कि आप ये लैंड यूज पहले जो फॉरेस्ट के इनहेबिटेंट्स थे ना, वो मतलब उनके हिसाब से जो ये लैंड है वो मदर लैंड है, यानी यू कैन से कि नेचुरल है उनके लिए। मैंने आपको पिछले बार एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस लेसन दैट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स दे वर्शिप सच लैंड। तो उन्हें नहीं पता था कि ये लैंड भी किसी की है, गवर्नमेंट की है या क्या है। वैसे तो ऐसे पहले बिल्कुल नहीं था। ये जो बेचारे ट्राइबल पीपल पे रूल करते थे वो अपनी चलाते थे कि नहीं ये तो मतलब इम्पोज्ड ये रेंट हमारा है, लैंड आपको इसका किराया देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो पीपल थे फॉरेस्ट कल्टिवेटिंग नियर द फॉरेस्ट या इनहेबिटेंट्स थे, दे हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, हर एक, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। Then it exempted some villagers from these rents if the villagers worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. उन लोगों के लिए ये रेंट माफ था जो डच पीपल का कहना मानते थे, उन्हें फ्री लेबर प्रोवाइड करते थे एंड buffaloes for cutting and transporting timber, और जो मेहनत करके टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करते थे फिर वो एक्सपोर्ट करते थे जावा से। तो मतलब ब्राइब एक तरफ से देखा जाए तो उनको अलाउड था ये सब कुछ कि जो फ्री में उनके लिए काम करते थे, तो उनको सब कुछ माफ था। उनको उस फॉरेस्ट एरिया के पास भी रहने दिया जाता था या उनको रेंट माफ था। दिस वॉज नोन एज ब्लेंगडोंग डिस्टेंस सिस्टम। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन, कि उनको माफ़ कर दिया जाता था, ऐसे लोगों को कहा था कि आप रेंट नहीं भर सकते हो अगर आप हमारा फ्री में काम करोगे। ओके, फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस एंड देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड। उन्हें बहुत कम वेजेस दिया जाता था और उनका जो मतलब देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड, और उनको मतलब कि रेंट तो माफ़ कर दिया जाता था और उनको कि भाई तुम किसी भी लैंड पे कल्टीवेट कर सकते हो, दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड। देन समन्स चैलेंज अराउंड 1890 सुरोंतिको समन ऑफ रंदुब्लागटुंग विलेज, वो पूरा विलेज गांव से भरा हुआ था, गांव आसपास थे और बीच में जंगल था और वो भी टीक वुड था वहाँ पे। फुल जो फॉरेस्ट विलेज था दैट वाज विथ टीक फॉरेस्ट। स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। ये जो बंदा था सुरोंतिको समन, ओके, इन्होंने ये मूवमेंट निकाला था, यानी रिवॉल्ट निकाला था अगेंस्ट द डच पीपल फॉर ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। दैट इज़ कि ये जंगल में हमारा भी हक है, हमारा भी यहाँ पे राइट है। He urged slowly he urged that state could not own forest as it had not created the wind, water, earth and wood। मतलब उनका कहना था कि ये नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें हैं, फॉरेस्ट, विंड, वाटर, अर्थ, वुड, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया जो इंसान अपनी कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। नेचुरल चीज़ें किसी इंसान ने बनाया, इसलिए किसी भी स्टेट, रीजन, किसी इंसान का इसके ऊपर हक नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मैन समन, दैट इज ही आर्ग्यूड दैट स्टेट कुड नॉट own forest and it had not created the wind, water, earth and wood। In 1907 3,000 families were following his ideas। और जो उनका ये जो बात थी तो काफ़ी सारे लोगों ने इनकी बात में को सहमत किया और कहा यस इट इज़ वेरी ट्रू
कि ये सब कुछ नेचुरल है, ये किसी का नहीं है. ओके. सम ऑफ द समनिस्ट प्रोटेस्टेड by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes, fines or perform labor. समिनिस्ट यानी जो इस सुरोंतिको समिन एक बंदे का नाम है जो उसके रूल्स पे चलता था, जिसने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, उसके आइडियाज़ को फॉलो किया. वो पता है क्या करते हैं, जब भी डच सर्वे करने आते थे ना फॉरेस्ट एरियाज में, तो वो सब मिलकर दे यूज्ड टू लाई डाउन ऑन दैट लैंड कि हमारी ज़मीन है, अगर आपको मारना है तो हमें इसके साथ मार दो, या आपको बुलडोजर चलाना है तो हमें इसके ऊपर हमारे ऊपर चला दो. बाय अदर्स, और दूसरों ने कहा कि हम भी इसका टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि ज़मीन किसी की नहीं है, दिस इज़ हेवन, मदर अर्थ की है, तो हम इस पे कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, या कोई फाइन नहीं देंगे, या हम में से कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, लेबर वर्क नहीं करेगा. सो दैट वाज द आइडियाज ऑफ समन्स जो लोगों ने इस पे रखा हुआ है. देन वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर had a devastating effect on the forest of India and other colonies. ये सभी को पता है हमारी पुरानी हिस्ट्री. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर टोटल डिवास्टेटिंग था, सब कुछ ख़त्म हो गया था. कई तो लैंड भी बर्बाद हो गए थे, एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया था, पानी शुद्ध नहीं मिलता था लोगों को. देयर वाज फमाइन, ड्राउट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. कई फॉरेस्ट इंडिया के और सब कुछ मतलब ख़त्म हो गए थे इन इंडिया. एट दिस टाइम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज कटिंग ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर एंड्स. मतलब कि जो लड़ाइयाँ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ओके, सो इंडिया ने भी ब्रिटिश का हेल्प किया था, बिकॉज उस टाइम ब्रिटिश वर रूलिंग आवर कंट्री, and at that time India also helped Britishers because all wanted to fight against Nazism, that is Hitler. So forest department भी कट किए गए थे मिजरेबली नीड्स पूरी करने के लिए, ब्रिटिश वॉर की नीड्स पूरी करने के लिए. बिफोर जापानीज डोमिनेंस इन जावा द डच फॉलोड. डच के बाद जापान ने भी जावा पे रूल किया था, लेकिन जब मतलब कि जापानीज आई नहीं थी तब तक डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी. स्कॉच्ड अर्थ, स्कॉच क्या होता है? स्कॉच बहुत ज़्यादा गर्मी. बाय फॉलोइंग दिस पॉलिसी डच डिस्ट्रॉयड sawmills and burned huge piles of giant teak logs. यानी पाइल्स यानी जायंट टीक लॉग्स थे, उनको पूरी तरह से जला दिया, सो दैट द जापानीज कुड नॉट यूटिलाइज देम. ओके, डच ने क्या किया कि दे डिस्ट्रॉयड द sawmills, क्योंकि जापान चाहते थे अब हम भी इसका फ़ायदा उठाएं. दे डिस्ट्रॉयड द sawmills and burned huge piles of giant teak logs so that the Japanese could not utilize them, ताकि जापानीज उनको यूटिलाइज नहीं करें, राइट इसलिए उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. ड्यू टू दिस Japanese exploited the forest recklessly for their own interest. और जापानीज ने भी पूरे फॉरेस्ट को रेकलेसली डिस्ट्रॉय कर दिया अपने मतलब के लिए, उनका कुछ मतलब होगा. Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. और तो जो तब के विलेजर्स थे उन्होंने फिर ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जब पूरी तरह से फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका था और डच का जो रूल था फॉरेस्ट के ऊपर, जो एक्ट था वो भी ख़त्म हो चुका था. तो अब विलेजर्स ने अपॉर्चुनिटी लिया टू एक्सपैंड दिस कल्टीवेशन. ओके, अपनी कल्टीवेशन बना ट्राई एथी बना. Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. Okay, साफ कर ले इसका कपड़े से.
After the war, it became difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. और ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, जब डच ने उनके 100 मिल्स, ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टी लॉग्स को जला दिया. क्यों? ताकि जापानीज नहीं उसे यूज़ करें. ओके. और उसके बाद जब ये जापानीज एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट, और उस टाइम लोगों ने अपने लैंड को हड़प के उस पर कल्टिवेशन शुरू कर दिया. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद इंडोनेशिया को ये वापस उनकी ज़मीन नहीं मिली. This situation was same as that of India, where people's need for agriculture land conflicted with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. That is, this situation was same as that of India. India में भी यही situation था, where people's need for agriculture land conflicted with the forest. Conflicted यानी कि उनकी आपस में नहीं बनती थी, कि जो लोगों को एग्रीकल्चर लैंड था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो डिज़ायर थी टू कंट्रोल द लैंड, तो वो मांगते थे और ये उनसे छीना करते थे. सो उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहती थी, एंड एक्सक्लूड पीपल फॉर इट. और वो पूरी कोशिश करते थे कि पीपल का यहाँ पे राज नहीं हो. न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री. Since the 1980s, governments across Asia and Africa found that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from the forest has resulted in many conflicts. मतलब 1980s में ये जितने भी फॉरेस्ट इनहैबिटेंट्स थे, बहुत थे, मतलब यू कैन से 50% थे, उनको ज़मीन नहीं दी गई. उनको उनके फॉरेस्ट इनहैबिटेंट्स जो इतने सालों से, पुरखों से वो रहते आ रहे हैं, उनसे छीना जा रहा था. और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अब फॉरेस्ट को साइंटिफिक पर्पस से यूज़ करना चाहते थे. काफ़ी कुछ न्यू इन्वेंट करके बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते थे. तो ये तो पॉसिबल नहीं था अगर फॉरेस्ट इनहैबिटेंट्स वहाँ रहे. उनको निकालने के बाद ये सब कुछ होगा, तभी वो उस एरिया को प्रिजर्व कर सकेंगे ना. अगर ये लोग जंगलों में शिकार करते रहेंगे, पेड़ तोड़ते रहेंगे, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, राइट. तो इसके खिलाफ उस दौर पे वो जो 1980s का या जो मतलब दैट इज़ वो जो उसके पहले से भी जो एंशिएंट टाइम से ये दौर चला आ रहा है, ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट का ही रहा हमेशा देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. द न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री वर, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे जब इनको हटाया गया, ट्राइबल पीपल को, ओके. उसके बाद डेवलपमेंट्स ने क्या क्या, फॉरेस्ट डेवलपमेंट ने क्या क्या न्यू डेवलपमेंट की. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट दैन कलेक्टिंग टिम्बर. ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, लोगों के हंटिंग से फॉरेस्ट को बर्बाद करने से रोका. उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था अभी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का, कि पहले किस तरीके से ट्राइबल पीपल को जंगलों से दूर रखा जाए, कोई भी हंटिंग नहीं करे, कोई फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाए. ज़्यादा फोकस इस पे था rather than collecting timber. The government recognized that to conserve forest, the people who live near the forest must be involved. Okay, अब गवर्नमेंट को लगा कि अगर ये फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, क्योंकि कोई भी आके फॉरेस्ट के अंदर हंटिंग कर सकता था. चलो अगर ट्राइबल पीपल नहीं तो बाहर का कोई भी, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोचा कि क्यों ना ये बेस्ट आइडिया होगा कि ये जो फॉरेस्ट के किनारे जो लोग रहते थे इनहेबिटेंट्स, उन्हें यहीं रहने दें, ताकि वो किसी बाहर वाले को आकर जंगलों को नुकसान करने की इजाज़त नहीं दे पाए. अदरवाइज़ कोई नहीं रहेगा तो इनलीगली तो काम होगा, चोरी होगी वुड्स की, और भी इनलीगली तो होगा. तो इट्स बेटर कि अगर विलेज के लोग वहाँ आसपास रह रहे हैं तो वो ध्यान भी रखेंगे
कि फॉरेस्ट को कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं करने आ रहा है, कोई हंटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई इलीगली इसके वुड्स को लेकर जाके ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहा है, कोई इलीगली जानवरों को मार के बाहर तो नहीं बेच रहा है। ये पहले बहुत होता था, इट वॉज कॉमन। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना वो जो फॉरेस्ट के इनहेबिटेंट्स रहते थे उन्हें वहाँ रहने दो, ओके, ताकि वो देखभाल भी कर सकेंगे, उन्हें रहने देंगे इस इजाजत पे कि आप लोग फॉरेस्ट का कोई नुकसान नहीं करेंगे, और वो ये भी ध्यान रखेंगे कि बाहर का कोई अंदर इंक्लूड ना हो, राइट। सो in India, villagers protected the dense forest as they considered these as sacred groves. What is the meaning of sacred groves? Sacred यानी worship वाली place. ये जो ट्राइबल पीपल थे, ये फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, जो नेचुरल चीज़ें थी ना, इनके लिए वो भगवान थे, उनकी वो पूजा करते थे। So in India, villagers protected the dense forest as they considered these as sacred groves. Sacred groves का मतलब है, sacred groves are a small group of trees that have some religious importance to a particular culture. अंदर के पेड़ पौधे, उनको भी ये पूजा करते थे। That is known as sarnas, Devara Kudu, Devara Kudu, Kan Rai. Some villagers starting guarding their own forest instead of depending on the forest guards. कुछ विलेजर्स थे, फॉरेस्ट के गार्ड्स भी रखे गए थे, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग भी रखे गए थे देखभाल करने के लिए, टू कंजर्व एंड प्रिजर्व। लेकिन सम विलेजर्स वो खुद ही गार्डिंग करते थे, उनको ये फॉरेस्ट गार्ड्स पे भी भरोसा नहीं था कि ये किसी से भी रिश्वत लेके किसी को भी एंट्री करने दे देंगे अंदर, इनको नहीं विश्वास होते, खुद ही गार्डिंग करते थे। Local forest communities and environmentalists started thinking of different forms of forest management. अब ये जो सोच थी वो थी ट्राइबल लोगों की। अब जो कम्युनिटीज़ थे, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ एंड एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरनमेंट को एज इट इज़ रखना चाहते थे, उन्हें स्पॉट नहीं करना चाहते थे, started thinking of different forms of forest management. मतलब वो मिलकर सोचने लगे कि किस तरीके से हमें जंगल को बचाना है। Okay students, so with that I finished my history chapter 4, Forest Society and Colonialism. Okay, it was a beautiful lesson. Just go through this lesson. और मैंने शायद आपको पिछली बार इसके ईयर पीरियड दैट इज 97 और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑल्सो आई हैड डिस्कस विद यू, आई रिमेंबर मैंने इसका डिस्कस किया था। दैट वाज 1899 to 1900 फर्स्ट टेरिबल फेमाइन, देन 1907 to 1908 सेकेंड टेरिबल फेमाइन। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद था और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। Okay, so with this I finished my history lesson 4 and there are many question answers on page 18 and 81 activities. Then I will explain few MCQs जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, then short answers, very short answers. Okay, see, let me discuss you with match the followings. Dietrich Brandis is first Inspector General of Forest in India. George Yule, it is British administrators. Surantiko Salmon, revolutionary of Java, जो डच से बहुत ज़्यादा परेशान थे।
Next is the Mataram kingdom of Java split into two kingdoms when 1755. Second, the Kalangas rose in rebellion against the judge. 1770. Indian Forest Act introduced. 1865. Yes students, you have to remember few years. आपको याद करने पड़ेंगे. हिस्ट्री में तो याद भी करना पड़ेगा आपको. Then we go to fill in the blanks. The first Inspector General of Forest in India was Dietrich Brandis. The Indian Forest Services was set up in 1864. In dash, Bastar Kingdom was merged with Kanker Kingdom and became Bastar district in Madhya Pradesh. It is 1947. In Central America, shifting cultivation is known as milpa. The Bastar revolt started in 1910. Okay, see there is short answers are what is forestry. जो मैं questions बोल रही हूँ, its answer is easily available in your text. Why did the colonial government start commercial forestry in India? Give any 3 reasons. Explain any 4 ideas of Dietrich Brandis for the management of forest in India during the British period. What were the defects of scientific forestry techniques? Under colonial rule, why did the scale of hunting increase to such an extent that various species became almost extinct? Extinct यानी गायब हो जाना. Who were the Kalangs? Mention any 4 characteristics of this community. Why were the Kalangs of Java known as community of skilled forest cutters? What new development have occurred in forestry in Asia and Africa in recent times? How did the rebellion of the people of Bastar take place against the British? What were the beliefs of people of Bastar? Why did forest around railway tracks in India started disappearing after 1860? Then, what were the beliefs of people of Bastar? The ship industry of England was also responsible for deforestation in India. The expansion of cultivation is a sign of progress. Do you agree with the statement? So there are long question answers that you will be, उसके answers आपको easily मिलेंगे as you go through the text. So students, please read the text. बहुत easy lesson है. Okay, in my next class I will discuss few MCQ questions plus the activity, okay, of this
Your activities are from page number 81. I will discuss with you, and few interior MCQs also. Clear? So please do read the lesson. With this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.